तो भाई वेलकम टू अनफिल्टर्ड सलमान। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक निकाला है मैंने, और किसी ने कमेंट भी किया हुआ था मुझे लास्ट वीडियो में। भाई बहुत से लोग रीच आउट करते हैं, एक्सपीरियंस है, मास्टर्स डिग्री है, F1 कैसे लें, ये कैसे लें, काम करें 5 साल से 10 साल से। ये एक प्रोग्राम है जो आई डोंट नो व्हाई लोग पाकिस्तान में हर किसी को जुगाड़े पता है, लेकिन इस प्रोग्राम का नहीं पता लोगों को। ये एक वीजा प्रोसेस है जो आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड देता है अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर या कुछ एक्सपीरियंस है। उसकी हम डिटेल में जाते हैं, लेकिन एक बहुत सक्सेसफुल वीजा प्रोग्राम चल रहा है इस टाइम पे अमेरिका में, जिसमें बहुत से लोग आ रहे हैं। और कुछ लोगों को, मेरा जो दोस्त जो लास्ट वीडियो में भी है शायान, उसने भी लोगों को प्रोसेस करके दिया है, तो हमने उसको अपने साथ बिठा लिया। हम इसके बारे में बात करते हैं। इजी कर दिया, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए भाई, छोड़ दो बाकी सारी चीजों को। इस वीडियो को बैठ के देखो और देखो, अगर एलिजिबल हो तो आ जाओ, अमेरिका ग्रीन कार्ड डायरेक्ट मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले तो थैंक यू शायान, शुक्रिया, आपने बहुत टाइम निकाला। अभी तो आपको बहुत टाइम निकालना है, अभी बहुत सारी इसके बाद, क्योंकि ये आई थिंक वीजा वाला प्रोसेस में खत्म करते करते पर आईटी की तरफ, स्किल्स की तरफ जाऊंगा। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ये एक बड़ा एक मेजर सवाल है, लोग पूछते हैं आईटी का बताएं, तो आईटी पे फिर जंप करेंगे। तुम भी आईटी में थोड़ी सी हटके फील्ड में, आई थिंक लाइक वो फील्ड बहुत अच्छी है। मैं जिस फील्ड में, वो थोड़ा सा बिजनेस की साइड चला गया, तो वो वाली फील्ड पे हम इसके बाद आएंगे। बात शुरू करते हैं एनआईडब्ल्यू के ऊपर। मैं जब पर्सनली इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखने को मिली बाय रिसर्च के। हाँ यार, बड़ा प्रॉमिसिंग सा है ये। लेकिन ये EB2 और एनआईडब्ल्यू में क्या फर्क है? ये क्या दो अलग चीजें हैं या दोनों एक ही चीज है? क्या है मतलब? अच्छा, EB2 जो है एक इसका स्टेप है NIW का। NIW एक प्रोग्राम है जिसका पूरा स्टैंड करता है नेशनल इंटरेस्ट वेवर। नेशनल इंटरेस्ट वेवर, उसका उस प्रोग्राम का एक स्टेप है EB2। अच्छा ठीक है, तो बस यही है। अच्छा, तो इस वीजा के ऊपर आ जाते हैं पहले। ठीक है, ये आपका वीजा नॉर्मली पाकिस्तान से कोई भी कर लेगा या इसकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं या इसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है? इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन कहते हैं इसके लिए आपको ये हाई स्किल क्वालिफिकेशंस के लिए होता है। अगर कोई बंदा बैचलर्स के बाद इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करे तो उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल करेगा अप्लाई करने के लिए। और अगर कोई किसी ने मास्टर्स किया हुआ है या कहते हैं किसी ने PhD किया हुआ है, उसको वर्क एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस दिखाना उनका जो तो एक्चुअली काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक तो NIW हो गया। ठीक है, NIW एक आपका प्रोग्राम का नाम है अमेरिका में, और उसके स्टेप्स हैं जिसमें EB2 एक स्टेप है। हम स्टेप्स के ऊपर स्पेसिफिकली डिटेल में जाते हैं। उस डिटेल में जाने से पहले, क्योंकि जाहिर है हर बंदा देख रहा है और उस हर बंदे के देखने में हर कोई इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा, तो पहले एलिजिबल की बात कर लेते हैं। चलो वही उसी स्टेप कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं, तो अभी शायान बता देते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं या आपकी सिचुएशन का ये सिनेरियो इस टाइम पे, तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यार, मैं एलिजिबल हूं, मुझे अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डिग्री की रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो कौन वो लोग हैं जो जिनके लिए कि यार इनका NIW हो जाएगा? अच्छा, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। मैं कहते हैं NIW का फायदा क्या है। ठीक है, उसका सबसे पहली चीज है कि आपको इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है। आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। अब 10 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए हो, 1 करोड़ हो, नहीं, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। कहते हैं आपको रिक्वायर्ड है ही नहीं। एक और सवाल पूछो पॉज करके, क्योंकि ये बेसिकली स्किल के ऊपर है, तो क्या आपको जॉब होना जरूरी है यहाँ पे? नहीं, इसके लिए जॉब भी ऑफर है। आपको कहते हैं यहाँ से जरूरी नहीं है, आपको ऑफर आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका बड़ा प्लस नंबर 1 पॉइंट यही है कि इसमें जॉब ऑफर जरूरी नहीं है इसमें। अच्छा, तो ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए ना अमेरिका की जॉब ऑफर चाहिए। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट जो है, जिसका भी NIW प्रोसेस, जो भी स्टेप प्रोसेस है हुआ, उसको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो मतलब ये NIW आपका नेशनल इंटरेस्ट वेवर जी, इसका अगर मेरा वीजा लग जाता है जी, तो मैं जब यहाँ आऊंगा तो वो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, यानी कि मेरी रेजिडेंसी हो गई। उसके बीच में जो अप्लाई करोगे, इसके बीच में कुछ प्रोसेस वगैरह है, लेकिन अगर सारी चीजें सही गई तो आपका यहीं पे नेट होकर आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको। ठीक हो गया, चलो ये हो गए फायदे। अब आ जाते हैं कौन लोग एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। अप्लाई तो कोई भी कर ले, लेकिन मिलेगा नहीं। कौन लोगों को वो है जिसको आपको वीजा मिल जाएगा NIW का? ठीक है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड IT से है। IT से मैं तकरीबन 9 साल से काम कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा जो कहते हैं, मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, जिस काफी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने अप्लाई किया हुआ है। तो कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है। लेकिन इन शॉर्ट, अगर हम दोबारा सवाल वापस पे आए कि कौन एलिजिबल है, अगर हम
सबसे पहले आए अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ है, अगर बैचलर अच्छा मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। जी। पहले आते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, आई थिंक थोड़ा माइक दूर है जोर से इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले आते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है। तो एक तो बैचलर्स की डिग्री हो गई, अभी एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल बिजनेस की डिग्री है बैचलर्स की, एक बड़ी एक जेनरिक डिग्री होती है, इसमें इंसान कोई भी फील्ड में चला जाता है। लेकिन बैचलर से पहले हम ये भी कहते हैं, क्लियर करते हैं, कोई ये सेकेंडरी हाई स्कूल का बंदा डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। बीकॉम भी काउंट नहीं होगा, बीकॉम और आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स काउंट नहीं होगा। प्रॉपर बैचलर जो आपकी बीबीए हो गई या 4 साल के आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो मैटर करते हैं। तो फिर से आते हैं बैचलर्स किया हुआ प्रॉपर बीबीए या व्हाट्सएवर उसी सॉर्ट का 4 साल का प्रॉपर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से उसके पास डिग्री हो गई। अब लेकिन सिर्फ बैचलर्स है, मास्टर्स नहीं है। तो उसके लिए मजीद क्या रिक्वायरमेंट है कि बैचलर्स के साथ, बैचलर्स डिग्री के साथ उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो फिर एनआईडब्ल्यू अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है लेकिन बैचलर के साथ आपको एटलीस्ट 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में दिखाना जरूरी है। मतलब वो वाला वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है वो जो अमेरिका में चलता है। वो मैं आपको चीज बता दूं, कहते हैं चाहे वो मास्टर्स का प्रोग्राम हो या बैचलर्स के थ्रू एनआईडब्ल्यू में जा रहा हूं, कोई भी अपना, मेरी सबसे रिकमेंडेशन यही है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी वेरिफिकेशन होगी आपकी। इसके ऊपर मजीद जाते हैं, ठीक है, ये आगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं। इसके ऊपर इन शॉर्ट ये कि इस पूरे प्रोग्राम में कोई भी चीज फेक नहीं हो सकती, ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेरिफिकेशन पे जाता है ये। तो अभी आ गया बैचलर्स डिग्री हमारे पास प्रॉपर, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट। अच्छा मैं एक और सवाल पूछता हूँ, हम अमेरिका में ये कॉमन है, पाकिस्तान में ये कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ हम 1 साल एक कंपनी में, 2 साल दूसरी कंपनी में और 2 साल दूसरी कंपनी में काम करते हैं। वो पांचों ऐसे मैटर मतलब वो काउंट होंगे या ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का? बीच का गैप अगर हो जॉब में नहीं, वो मैटर नहीं करता। मतलब ओवरऑल 5 साल, भले आपने 7 साल में 5 साल काम किया, 5 के पूरे कैलकुलेट करना चाहिए। 5 साल पूरे आपके कितने कैलकुलेट हुए तब आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब विद बैचलर्स डिग्री। ठीक है, तो मतलब कहीं मैंने 8 महीने काम किया और कहीं मैंने 2 साल काम किया, भले बीच में काम नहीं किया, तो वो 2 साल 8 महीने हो गए। जी, ऐसे भी कह सकते हैं, या 3 साल काम किया फिर 2 साल का गैप आ गया, फिर 2 साल काम किया तो फिर वो 5 साल हो गए। ठीक है, तो 5 साल आपको पूरे कैलकुलेट करना है आपको। तो 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कंपनी का, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अच्छा अब आ जाते हैं कंपनी में, यार बहुत सारी पाकिस्तान में कंपनीज हैं, मोर लाइक कॉल सेंटर कंपनीज भी हैं, क्या वो भी काउंट होती है? क्योंकि जाहिर है बैचलर, जब मैं, जितना मेरा यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है, पाकिस्तान में आपको जब आपकी बैचलर्स डिग्री होती है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कुछ थोड़ी सी आपकी मीडियोकर तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी आप लोअर कैटेगरी की यूनिवर्सिटी, जैसे इकरा है, लोग कहते हैं जिसको कुछ नहीं मिला उसको इकरा मिल गया, तो इकरा यूनिवर्सिटी का जो बच्चा यूजुअली निकलता है वो ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई आपकी मल्टी ग्लोबल कंपनी कोई वेट कर रही होती है उनके लिए, तो वो जाहिर है फिर वो छोटी मोटी कॉल सेंटर्स या इस तरह की जॉब पहले जाते हैं उसको करने के लिए। अब वो है तो वो कॉल सेंटर, लेकिन वो कोई नेशनली रिकग्नाइज्ड या ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कंपनी नहीं है, तो क्या वो कॉल सेंटर वाले एक्सपीरियंस भी काउंट होंगे? नहीं, कॉल सेंटर वाले जो आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड आपकी कहते हैं जॉब होनी चाहिए। अच्छा, आईटी की है तो आईटी में कितने, आईटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्यूए आ जाता है, डेवऑप्स आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाता है, नेटवर्क इंजीनियर, बहुत ऐसे बहुत ग्राफिक डिजाइनर काउंट होगा, डिजाइनर आ जाता अच्छा, है, लेकिन वो आईटी से रिलेटेड ही होना चाहिए आपका। जैसे सिविल है तो सिविल से रिलेटेड जॉब होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब वो कॉल सेंटर वाले एक्सपीरियंसेस आपके काउंट या उस 5 साल में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे, अच्छा बैचलर्स के लिए फिर आपका हो गया प्रॉपर बैचलर्स डिग्री और रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो प्रॉपर एक कंपनी का या नेशनली आपका, आपके बैंक्स हो गए, हेल्थ केयर कंपनीज हो गई, या एक प्रॉपर कंपनी जो अब तो खैर पाकिस्तान में बहुत सारे कॉल सेंटर्स खुल गए हैं, या वो आईटी के वो लाइफ इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, वहां पे वो उन्होंने आईटी का वो खोला हुआ है जो वो एनिमेटेड एचआर की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं एक जानता हूँ पाकिस्तान में, मेरा दोस्त है, वो एनिमेटेड, हम लोग जब जाते हैं कंपनीज में तो हमें ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपको ये ट्रेनिंग करना है, ये पॉलिसी अवेयरनेस और ये सारी जो होती है कंप्लायंस और रेगुलेशन, तो वो कभी कभी कार्टून बने हुए आ रहे होते हैं, वो तो पाकिस्तान में कंपनीज है वो बना के देती हैं, ठीक है, वो बेचती हैं। तो उस तरह की भी कंपनीज है, मुझे ये नहीं पता कि वो रेलेवेंट काउंट होंगी या नहीं होंगी, लेकिन वो कोई इतनी हाई फाई कंपनीज नहीं होती हैं। एक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी जिसको मैं जानता हूँ जो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, जेरीज की, और मुझे वो तो 2 भाई थे, मेमन भाई थे, उनका फिर झगड़ा लड़ाई हो गया, वो अलग हो गया, लेकिन अगर लोगों को पता नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का आईटी का प्लेटफॉर्म जेरीज कंपनी ने बनाया था, और उस टाइम पे वो मोडेम वाला सिस्टम होता था, तो वो स्क्रैच कार्ड करके वो चलाते थे इंटरनेट बारल। खैर, तो टू द पॉइंट कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एक प्रॉपर कंपनी का, जो नेशनली एटलीस्ट, अगर ग्लोबल नहीं तो नेशनली रिकग्नाइज्ड कंपनी हो,
नॉर्मल कॉल सेंटर आईटी सॉफ्टवेयर जो बने हुए आगे पीछे जो आपको कॉलें करवाते हैं, कॉल सेंटर जो जॉब्स होती है वो काउंट नहीं होंगे। ये बैचलर, इसके अलावा बैचलर की और भी रिक्वायरमेंट है? नहीं, बैचलर्स में बस आपका ये है कि बस अगेन रिफ्रेश करें दोबारा कि आपके पास बैचलर डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस ठीक है अपनी फील्ड में। ठीक है, मास्टर्स पे आते हैं। और फिर मेरा एक और सवाल, बैचलर से नीचे नहीं है? बैचलर से नीचे ठीक है, मिनिमम बैचलर हो गया, इररिस्पेक्ट कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो चाहे वो इकरा हो या वो चाहे वो लम्स हो, कोई भी ठीक है, दोनों चलेंगी। और आपकी जो जॉब है वो आपके ही, जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर है तो जॉब आपकी सिविल इंजीनियर की होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस में कोई जॉब है तो बैंक की चलेगी, जॉब बैंक की चलेगी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से वास्ट एरिया कवर करते हैं, लेकिन वो फिर कम्युनिकेशन साइड पे आप नहीं जा सकते, कॉल सेंटर काउंट नहीं होगा। ठीक है, मास्टर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, मास्टर्स और पीएचडी का यही है इनका, बस आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, तो आपके पास जो है कहते हैं इतनी जैसे कंडीशन रखी है उन्होंने बैचलर्स में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे मास्टर और पीएचडी में रिक्वायरमेंट नहीं है ये। अच्छा, नहीं है, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो एडवांस डिग्री में आ गया, एडवांस, हाँ यही मैं पढ़ता, एडवांस डिग्री में काम आ गया। तो क्या मैंने मास्टर्स करते ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ एनआईडब्ल्यू का? हाँ कर सकते हैं फॉरन, लेकिन रेशियो गिर जाएगा। आई फील लाइक अगर एक्सपीरियंस हो, अच्छा कुछ नहीं करेगा। क्या बस क्राइटेरिया रखा हुआ है कि बैचलर्स 5 ईयर एक्सपीरियंस और मास्टर्स या पीएचडी ये आता है एडवांस डिग्री में, आपका, तो आप जो है फॉरन एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब मास्टर्स एमबीए का मतलब ये नहीं है कि एमबीए मिल जाएगा, क्योंकि एमबीए एक स्पेसिफिक किसी क्या कहते हैं आपका मेजर वो नहीं है। यानी कि अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ, एचआर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं या इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो फिर आपका स्कोर जो है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से नीचे रहेगा, क्योंकि वो हाईली स्किल्ड नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट वेवर उन लोगों के लिए ज्यादा फोकस किया हुआ है कि जिसकी मेजॉरिटी स्कोप ज्यादा है अमेरिका में और आपके पास रिसोर्स पूल कम है। आईटी वो जगह पे स्टैंड करता है, इसी वजह से आईटी H1B वीजा इंडिया से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि अमेरिका में आपको आईटी की रिसोर्स इतनी नहीं मिलती है। यही एक वजह है कि हम सब आईटी के इसमें अंदर इसलिए आए कि आईटी की डिमांड जॉब की बहुत ज्यादा है, लोग इतने नहीं है। तो मैं लोगों को प्रेफर मैं यही करता हूं कि मैं बोलूं कि अगर यहां इस साइड पर आना चाह रहे हो एनआईडब्ल्यू के थ्रू, तो ये देखो डिमांड किस चीज की, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, आपका डेटा की तरफ आप चले जाएं, या अगर आप आर्किटेक्चर की तरफ चले जाएं कि बहुत ज्यादा फोकस्ड आप है, जैसे एज्योर आपका यहाँ पे बहुत उठ रहा है। हर कंपनी इस टाइम पे बेसिकली आपके एज्योर की तरफ जा रही है, या AWS जो भी आपका सिनेरियो, लेकिन उसका डेटा उनके पास यानी कि रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए आपका चांस ज्यादा बन जाता है। ठीक है, एक और सवाल मेरा ये है कि मैं अपने ऊपर रख रहा हूँ सिचुएशन कि मैंने एनआईडब्ल्यू अप्लाई किया, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, सबको मिलेगा? आप इसमें हम आते हैं, इसके स्टेप्स हैं, क्योंकि एनआईडब्ल्यू जो है उसका पहला आपका फॉर्म होता है I-140 कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आपका I-140 अप्रूव हो गया, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन डालनी होती है। ओके, फॉर्म है DS-260 और उसमें आप अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जो पहला जो स्टेप है I-140 का, उसमें आपको कुछ नहीं डालना, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो मैं स्टेप्स पे रिपीट करता हूं। तो पहला एनआईडब्ल्यू का प्रोसेस है, आप I-140 डालते हैं, ठीक है। अगर वो अप्रूव हो गया, अगर का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है DS-260। 160 है 260 है 260 है। DS-260 160 जो है B1 B2 और F1 DS-260 जो है ये सारा इसी का है। मुझे याद है DS-260 मैंने भी भरा था आगे स्पॉन्सर करने के लिए, इमिग्रेंट वीजा। ठीक है, तो जब आप उसके बाद जब आपका I-40 अप्रूव होता है, तो फिर आप फौरन DS-260 डालते हैं, और DS-260 में आप अपनी फैमिली डालते हैं, इमीडिएट फैमिली, आपके माँ बाप आपके साथ नहीं आते, आपके स्पाउस और आपके बच्चे 21 से नीचे, 21 से नीचे, 21 से 18 है, 21 बच्चे 21 से नीचे, और आपकी बीवी, आपके माँ बाप बहन भाई काउंट नहीं होते आपके साथ फैमिली ट्री में यहाँ पे आने में। ठीक है, जब आपका DS-260 भी अप्रूव हो जाता है, तो वो आपका स्ट्रेट ग्रीन कार्ड है। मैं एक और चीज बताता हूं, ग्रीन कार्ड ऐसा नहीं होता आपको कि आप एयरपोर्ट पे आपको ग्रीन कार्ड दे देते हैं, या वीजा के बाद आपका जो पासपोर्ट पे स्टैंप होता है वीजा का, मेरे भी था, उसमें ये चीज लिखी हुई होती है कि जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा है, यही आपका ग्रीन कार्ड है। ये जो वीजा का स्टैंप है उसमें लिखा हुआ होता है कि ये आपका परमानेंट रेजिडेंसी है, आपको ना बैंक अकाउंट ना ट्रेवल कोई आपको नहीं रोक सकता। और वो वीजा आपको इशू हुआ आपके अपने होम कंट्री में हमारे, अच्छा ये आई डोंट नो, अगर पता ही नहीं पता, लेकिन आई थिंक ये वाले वीजा भी इस्लामाबाद में ही होते हैं। सारे इमिग्रेंट वीजा जो होते हैं सारे इस्लामाबाद में होते हैं। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपको जाना इस्लामाबाद ही पड़ेगा।
ठीक है, फॉर पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अगेन मुझे इंडिया और बाकी जगहों का नहीं पता, चेक कर लेगा। वो ये ना समझे कि वो उनको भी इस्लामाबाद आना हो। हाँ नहीं किसी को नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपको बता रहे हैं USCIS की वेबसाइट पे आपको खुद भी मिल जाएगी। मैं नीचे फिर भी लगा दूंगा उसकी वेबसाइट, लेकिन वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अब आ जाते हैं प्रोसेस के ऊपर। तो फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है, मैं ऐसे लेता हूँ कि अभी किसी ने वीडियो देख रहा हमारी और उसने बोला अरे यार मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है और बैचलर्स डिग्री भी, और 5 साल में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। चाहे मैं काम 10 साल से करता रहा हूँ, लेकिन 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा वैलिड है। अब मैं करूंगा अप्लाई, तो मैं क्या क्या स्टेप्स लूं? ठीक है, सबसे पहला आपका एक मिनट पॉज करूंगा। मैंने बैचलर्स की एग्जांपल यूज किया, मास्टर्स की भी सेम ही है। ठीक है, मास्टर्स, बैचलर्स, PhD की जब आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको अपनी कहते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जहां से आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है या जो भी PhD किया हुआ है, आपको इवेल्युएशन करानी है। इवेल्युएशन की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इवेल्युएट करके देती हैं, तो उसमें उसका प्रोसेसिंग टाइम है, उसके कुछ चार्जेस हैं, सबके अलग अलग है। कोई $150 है, $180 है, $200 है, सबकी अलग अलग। ये कोई कंपनीज है जो करके देती हैं? डिफरेंट कंपनीज हैं। इसकी डिटेल्स हमें कहीं ऑनलाइन मिल जाएंगी? हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट या उस कंपनी का डाल देंगे जो आपको इवैल्यूएशन करके देगा आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों की ठीक है, कि आप कितने एलिजिबल हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कुछ यूनिवर्सिटी जैसे होती हैं जिनकी आप इवैल्यूएशन कराते हो तो जीपीए ऊपर चली जाती है, कोई यूनिवर्सिटी की जीपीए नीचे चली जाती है, जो हमने पहले बात की थी F1 वाले प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन ये पहला स्टेप सबसे पहले है, आपको इवैल्यूएशन करानी है। वंस इवैल्यूएशन इज डन, आपको जो है फिर फॉर्म्स हैं इसके सबमिट करने के, जो हम I-140 के साथ जाएंगे। अच्छा, तो I-140 के साथ और भी फॉर्म्स हैं? फॉर्म्स है, I-140 है। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं कहते हैं स्टेप देखते हैं। एक सबसे पहले आपका फॉर्म आ गया I-140। ये वेट करना है इवैल्यूएशन कंप्लीट होने का पहले? इवैल्यूएशन की बात होगा। ओके, इवैल्यूएशन स्टेप 1 है आपका। ओके, और उसको वेट करना है। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दोबारा ये बता दूं, ये चीज आई थिंक हमने बताई नहीं कि इसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये GRE, GMAT, IELTS, नथिंग, कोई जरूरत नहीं है इसमें, कोई जरूरत नहीं है। आपको इवैल्यूएशन करानी है। उसके बाद जो है आपका जैसी आपकी इवैल्यूएशन हो गई, आपका स्टेप 1 है I-140 फिल करने का। व्हाट इज I-140? I-140 आपका वो फॉर्म होता है जो आपका बताएगा कि आप एलिजिबल है कहते हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले ये फॉर्म है। इसकी फीस कुछ पता है? इसकी ये है, अभी जो प्राइस चल रही है $715 चल रही है। $715? अरे ये तो वही पैसे हो गए जो हमारे ग्रीन कार्ड के स्पॉन्सरशिप के होते हैं लोगों को। वही है सारे जैसे। ओके, तो ये $715 अप्रूवल सिर्फ चेक करने के? I-140 या ओके, तो $715 I-140 आप भरेंगे और उसके बाद आपको बता देगा अप्रूव है या नहीं है। और I-140 अगर कहते किसी का रिफ्यूज हुआ तो ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। वो तो कभी कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं होती भाई। एक बार आपने अंकल सैम, हम इनको यहाँ पे बोलते हैं, हुकूमत को आपने पैसे दिए, आपके पैसे वापस नहीं मिलते। तो आपका सबसे पहले जो है I-140 है, I-140 फिल करना है। और हम I-140 का फॉर्म भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर किसी को चाहिए तो आप अपनी USCIS की वेबसाइट से उठा सकता है। अच्छा, मैं एक मिनट पॉज करूंगा। मैं एक मजे की बात बता दूं, ये शायान इतना बोल्ड है, उसको इतना इसलिए भी पता है क्योंकि ये 2-3 लोगों के इसने NIW भरे हुए, और वो 2-3 लोगों के NIW प्रोसेस में भी है, कुछ के अप्रूव भी होगा। तो ये भाई जो है गाइड करते जा रहे हैं। अभी मेरी लास्ट इससे जब बात हुई थी, वो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि हमें किसी ने इंस्टाग्राम पे कॉल किया था और उन्होंने कुछ हमें ऐसी सिचुएशन बताई थी F1 वीजा के लिए। तो मैं शायान के घर पे ही था और इसने बोला अरे NIW लग जाएगा इनका। तो फिर मैं इसके ऊपर गया कि NIW क्या होता है, मुझे तो बारह नहीं पता। मैं ग्रीन कार्ड के ऊपर ही आया हूँ। तो यार सॉरी भाई, आपने मेहनत करी यार। मेरी नानी जो है ना, खैर बारन, तो वहां तक मुझे हुआ कि यार ये NIW भी है। और किसी ने कमेंट में भी मुझे बोला था लास्ट वीडियो में कि आप NIW का बताएं, बात कर रहा है, ये बात कर। तो हमने कहा चलो यार ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने रीच आउट किया। मुझे लगता है उनकी कैटेगरी जो है वो NIW के लिए 100% फिट करेगी। ये ऐसी चीज है कि बहुत सारे मेरे ख्याल से फायदा उठा सकते हैं। उठा सकते, लेकिन 70% मैं बता सकता हूँ, मैं लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में नहीं पता। और एक मिनट यहाँ पॉज करके बता रहा हूँ भाई, 90+% अप्रूवल रेशियो है इसका 2024 का। खैर डेटा आपका 25 का 26 में ही आता है। तो 2024 में जिसने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों ने किया तो 90 से ऊपर लोगों को NIW मिला है। और ये भी मैं चीज क्लियर कर दूं, अगर किसी का I-140 अप्रूव हो गया, इट डजंट मीन कि आपका ग्रीन कार्ड हो गया। लोग DS-260 पे जाता है। तो ठीक है, प्रोसेस अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो I-140 इज योर फर्स्ट इनिशियल स्टेप, जिससे आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं उसके लिए।
ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप फिर क्या, अगर उसमें कितना टाइम लगता है आने में? I-140 आप सबमिट करते हैं तो इसके दो सर्विस सेंटर हैं जो यूएस में आते हैं। एक आता है टेक्सास सर्विस सेंटर हाँ। और एक आता है कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर। हाँ। तो इसका आजकल का जो एवरेज टाइम चल रहा है बिटवीन I-140 टू गेट अप्रूवल, तो बिटवीन 10 to 12 मंथ्स का चल रहा है अभी। अच्छा, ये एक यूएससीआईएस का लिंक मैं वो भी लगा दूंगा नीचे, उसमें आपको वो प्रोसेसिंग टाइम बता देते हैं कि आपने क्या अप्लाई किया और उसमें कितना टाइम आपको लगता है। हमने वीडियो से पहले चेक किया तो शायद 10 साढ़े 10 महीने आ रहा था, वो चेंज होता रहता है, नीचे ऊपर आता जाता है, डिपेंड करता है बैकलॉग में कितनी फाइल्स है उनके पास। ठीक है, तो अब आ जाते हैं उस सिनेरियो में I-140 हमने भर दिया। I-140 के साथ हम ये भी क्लियर करते हैं कि पहले कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म जाएंगे। सबसे पहला फॉर्म आ गया I-140, जो आपका अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप जिससे आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। बहुत मुश्किल फॉर्म नहीं है, आप खुद आराम से भर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन किसी से कराने की जरूरत नहीं है। फिर से पॉज करता हूं, मैं टाइटल पे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका इंस्टाग्राम दे दूंगा। अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हो और लगता है NIW हो जाएगा, I-140 भरने के बाद रिव्यू के लिए भेज सकते हो, हम रिव्यू कर लेंगे। अगेन कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालना, सिर्फ फॉर्म भर के ड्राफ्ट वर्जन दिखा दो, हम बता देंगे, या तुमने जो भरा हुआ है तुम टैली कर लेना कि क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है या कौन सी वो करनी है। ठीक है, I-140 हो गया। ठीक है, एक ये फॉर्म है, इसके अलावा एक और फॉर्म है, बहुत सिंपल है, वो है G1145। वो होता है एक नोटिफिकेशन फॉर्म होता है G1145। ठीक है, उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे। सही, इतना सा फॉर्म है। उसका आपको क्या फायदा है, जब आपका USCIS को आपका केस मिलेगा तो वो आपको नोटिफाई करेंगे, या चाहे आपका कोई केस अपडेट होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ये ईमेल आ जाएगा कि USCIS को आपका केस रिसीव हो गया है, या कोई आपका कहते हैं अप्रूव हो गया है, डिनाई हो गया है, जो भी हो गया, तो आपको इस फॉर्म के थ्रू पता बेसिकली अलर्ट हुआ, आपको नोटिफिकेशन देंगे। ठीक है, G1145। ठीक है, अब एक दूसरा फॉर्म है उसके बाद G1450, इसमें है जब आप USCIS को जब आप पूरा पैकेज सेंड करेंगे, इस फॉर्म में आप अपने नाम के साथ अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भेजेंगे, जिससे वो खुद चार्ज करेंगे बाद में। क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब वीजा मास्टर हो, वीजा मास्टर होना चाहिए। जब उनको मिलेगा तो वो फिर ट्रांजैक्शन बाद में उस वक्त नहीं करनी है, जब उनको मिलेगा तो वो ट्रांजैक्शन खुद करेंगे। और साथ में वो इवैल्यूएशन वाला आपका जो फॉर्म आएगा, वो उसके अलग चार्जेस हैं, इवैल्यूएशन जो है नहीं, लेकिन वो पैकेज में साथ ही जाएगा। तो ये चार चीज हो गई, I-140, G1145, 1450 और एक G1450 है। ठीक है, और आपका जो वो इवैल्यूएशन जो आप ये तो अभी सिर्फ फॉर्म्स की बात हो रही है। हाँ। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट है वो तो बहुत ज्यादा लंबी है, उसके बाद उसमें भी आप डिटेल में जाते हैं। ये तो सिर्फ फॉर्म की बात हो रही है, इसके साथ जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जाएंगे सारे। ओके, तो आपका आराम से मेरे ख्याल से इजीली आपका 1000 अबव पेजेस तो कहीं नहीं गए आपके। अच्छा, मतलब आसान नहीं है। जब ये इतना बड़ा रेशो उन्होंने दिया ना कि हम मतलब 90% अप्रूव करते हैं, आई थिंक 93 पॉइंट समथिंग है टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। आ जाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो 1450 में जो मैंने बताया, जो उनको कितने पेमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, वीजा मास्टर की क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। 1145 उसमें भी यही है, बस आपको नाम देना, अपना ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, बस ये, इसके लिए भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब हम आ जाए I-140, जिससे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसके साथ जो है सबसे पहला जो आपका जाएगा कवर लेटर जाएगा। ओके, ठीक है, कवर लेटर आप जितना स्ट्रॉन्ग लिखेंगे चांसेस कम है कि आपके पास RFE है। RFE होता है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। अगर USCIS को लगा कि आपके पास उनके पास कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वो आपको RFE भेजती है, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। ठीक है, चांसेस ये ओके, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। RFE बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें मेरे ख्याल से 10 में से मैं बोलता हूँ 7 लोगों को RFE आती है। ठीक है, कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है। तो जितना आप अपना कवर लेटर लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, उसमें आपको बताना है कि NIW आप क्यों क्वालिफाई करते हैं। उसमें सारी चीजें आपने मास्टर्स, अपना कहते हैं एजुकेशन का, अपने एम्प्लॉयमेंट का पूरा बैकग्राउंड बताना है। उसमें और क्या क्या चीजें हैं हम आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में और भेज देंगे कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आपका कवर लेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर I-140। जितना आप लिखोगे, ऐसा नहीं है कि कवर लेटर आपने सिर्फ एक पेज का बना के लिख दिया। कवर लेटर जो है जितना लिखोगे, मैंने जिन लोगों का भरा है तो तकरीबन 25 से 30 पेजेस तक का कवर लेटर ये है वो। ओके, 25 से 30 पेजेस,
कोई एक पेज का कवर लेटर नहीं, 30 है। उसमें आपको अपने 9 साल में आपने बैचलर्स, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन सब बताना हो, और आप NIW के लिए क्यों क्वालिफाई करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना कवर लेटर आपका अच्छा होगा उतनी चांसेस है आपका I-140 अप्रूव होगा। मैं एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, मैं इस चीज को खुद अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत यूज करता हूँ मैं, कि अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप खुद कर रहे हो, डीप सीक चैट जीपीटी पे डाल के अपनी इंग्लिश चेक करा लो। जब आप डीप सीक या चैट जीपीटी पे अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डालो तो आप ये बोल सकते हो, मैं तो ये, क्योंकि मैं एक चैट जीपीटी को बंदे की तरह बात करता हूँ, तो मैं ईमेल लिखता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि ईमेल का कंटेंट चेंज नहीं करना, सिर्फ ग्रामर फिक्स करो। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये कोई चैट जीपीटी यूज करना भी चाह रहा है, लेकिन चैट जीपीटी आप पूरा रिलाय नहीं कर सकते। हाँ, 100% नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश और ग्रामर और ये सारी चीजें, फुल स्टॉप मिसिंग ना हो, ये सारी चीजें, जितना नीट काम जाएगा उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा जो है ना वो अपने आप को क्या बोलते हैं, एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहे हो कि देखो मैं इस प्रोग्राम के लिए जिसमें बहुत नीड है यूएस में, मैं उसके लिए क्या वर्ड नहीं आ रहा, क्या करता हूं, मतलब मैं फॉल करता हूं उस कैटेगरी में, बेसिकली एक राइट वर्ड है वो दिमाग में नहीं आ रहा। बार एनीवेज, कवर लेटर हो गया। कवर लेटर अगेन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कवर, अगर आपका बगैर कवर लेटर कर लें या उसको एक नाम दे दें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी इज लाइक कवर लेटर इज द राइट वर्ड, लेकिन जितना ज्यादा लिखा होगा उतने ही चांसेस है अप्रूवल होने के। 60% आपका जो है वो वीजा रिलाय करेगा कवर लेटर के ऊपर। ठीक है, कवर लेटर जितने मैंने 4-5 लोगों के मैंने फॉर्म फिल करे हैं, जिसमें से 3 का डायरेक्ट अप्रूवल आया और 2 का RFE आया, कवर लेटर पे ही आया है वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, कवर लेटर हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक I-140 का पहला डॉक्यूमेंट हो गया, कवर लेटर। ठीक है, तो उसके साथ जो बेसिक अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी आती है। सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट की तस्वीर खिंचवानी है जाके। ठीक है, तस्वीर मैंने भिजवाई थी, मैं तकरीबन बिटवीन 4 to 6 होनी चाहिए, 4 to 6 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका होना चाहिए जो आपका पासपोर्ट है उसके सारे पेजेस स्कैन हुए हुए, सारे पेजेस। ठीक है, मतलब बेसिकली का पूरा पासपोर्ट की बुकलेट सारी कॉपियां, ओरिजिनल नहीं, सब सारी कॉपियां होनी चाहिए, हर चीज कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पासपोर्ट हो गया, आपकी तस्वीरें हो गई। उसके बाद आता है आपका मेन अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका मिसिंग है, नहीं किया, तो RFE की चांसेस दोबारा है कि RFE आ सकती है इसमें बर्थ सर्टिफिकेट। और ये सब इस वाले प्रोग्राम में नहीं है। अगर आप दूसरा भी है, आपका कोई ग्रीन कार्ड का कहते हैं फॉर्म है, जो भी है, उसमें भी अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो आपकी RFE आती है। मेरा बताया था ना, मेरी भी आई थी। मेरा बताया था ना अपना, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था जब मैं ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के लिए गया था, तो दे दिया था यार। अच्छा। जबकि प्रिपेरर ने मुझसे बोला कि बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं बीच में 2 मिनट लेके कहानी खींच लेता हूँ। जब हम लोग इंटरव्यू के लिए गए थे, एक तो मैंने अपना इंटरव्यू का प्रोसेस अपने व्लॉग वाले चैनल में जर्नी बताया था, लेकिन आपके ना इंटरव्यू से पहले एक प्रिपेरर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। तो उसने हमसे बोला, हमसे पहले कोई और भी थे, उनके पास एफिडेविट ऑफ सपोर्ट नहीं था पूरा, तो उन्होंने बोला हमारे पास है, घर पे है। तो उन्होंने बोला ठीक है, घर जाओ लेके आओ, रीस्केड्यूल करेंगे। तो मैंने ये चीज देख ली थी कि यार अगर कुछ बोलोगे ना है तो भेज देंगे। तो जब हमारी बारी है, उसने डॉक्यूमेंट चेक किया, उसने बोला बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला है ही नहीं हमारे पास है ही नहीं। उसने बोला ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे कर देता हूं, बाकी इंटरव्यूअर के ऊपर है। हम आके गए, इंटरव्यूअर ने आके केस देखा, यार उस बंदे ने बर्थ सर्टिफिकेट का पूछा ही नहीं, हमें अप्रूवल दे दिया। लेकिन जब मैंने सिटीजनशिप अप्लाई करी ना, उसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिसिंग है। फिर मैंने पाकिस्तान में बनवाया, वो नादरा से निकलवाया पूरा करके। तो वो कहीं ना कहीं आप फंसते हो, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक थोड़ा सा इस सिचुएशन में लकी हो गया, हर कोई नहीं होता। काम आ गई, 100% रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, जैसे आप फिर आ गया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एक दूसरा आता है FRC आता है, वो होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नादरा से ही मिलता है ना, नादरा से मिलता है, जिसमें आपकी पूरे फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन होती है, अम्मा अब्बा बहन भाई इन सबके, वो उसको कहलाते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉर्ट फॉर्म में FRC कहलाता है। FRC, ठीक है, FRC कहलाता है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर पाकिस्तान में कोई अप्लाई कर रहा है तो जैसे सब एक शनाख्ती कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड हो गया, दूसरा उसका वर्ड नाइकॉप किसी का बना है तो उसकी कॉपी भी जाएगी। अगर कहीं किसी भी बाहर के मुल्क में रहे हैं तो आपका फिर नाइकॉप भी चलता है, लेकिन नाइकॉप या शनाख्ती कार्ड दोनों एक ही चीज है।
कोई मतलब आईडी कार्ड आपका नादरा का होना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो अभी तक जो हम बता रहे हैं सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब एक साथ जाएंगे साथ पैकेज में जाएंगे। जब आप अप्लाई करना चाहेंगे या कर रहे होंगे तो। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका एक डॉक्यूमेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस भी देना है, वो भी जाएगा। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं किसी के पास, एक ये मेरी तरफ से एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सारे भिजवाए थे मैंने। अच्छा, ठीक है, हो हाँ। सकता है रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारे सारी चीज भिजवाए थे मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी सारी अगेन सेकेंडरी, हाई स्कूल, अगर बैचलर्स, अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है, इन सब की ट्रांसक्रिप्ट और इन सब की डिग्री इवैल्यूएशन के साथ ये भी जाएगी। ये भी जाएगी। ठीक है, इवैल्यूएशन जो आपने कहा वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो आपकी सारी सेकेंडरी, इंटर, अंडर, बैचलर्स, मास्टर्स और किसी ने पीएचडी किया हुआ है, तो उन सब की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हर चीज जाएगी, हर चीज जाएगी। ठीक है, ये हो गए। अगर उसके साथ साथ जैसे अब मैं आईटी में हूँ, मैंने आईटी में जो है लाइक कपल्स ऑफ सर्टिफिकेशंस करी हुई है, तो सर्टिफिकेशन की कॉपी भी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ताकि जो भी यूएसएएस का ऑफिसर होगा वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा कि बैकग्राउंड है पीछे से स्किल्ड है, मतलब स्किल्ड है। ठीक है, आपकी सारी चीजें आ गई। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है 3 साल, 5 साल, 8 साल, तो जॉब ऑफर लेटर और वर्क एक्सपीरियंस। अब 5 साल से मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और ऑफर लेटर तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन अब जॉब आप कंपनी से लेटर बनवा सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं। वो एचआर बना देता है, बना देता है सारी चीजें। तो ये चीज जो है, मैं ये नहीं बोलूंगा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जाहिर है, अगर बैचलर्स किया हुआ तो यही इंपॉर्टेंट है, वरना सिर्फ बैचलर्स पे नहीं मिलता। और साथ साथ ये भी बता दूं मैं कि कहते हैं ये जो भी आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कहते हैं हर जगह की या ऑफ जॉब की लेटर, ये सारी चीजें वेरीफाई होंगी। भाई ये अभी हम इसी बारे में इससे पहले बात कर रहे थे कि इसमें 0.01% आप फेक नहीं कर सकते। एक पॉइंट है उसके बाद इसको ठीक है। ठीक है, इसका जो लास्ट डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आप XYZ कहते हैं ऑफिस में काम कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल जेरीज में आ जाते हैं, आप जिस कुलीग के साथ काम कर रहे हो, तो सबके रिकमेंडेशन लेटर्स भी जाएंगे। कितने चाहिए होते हैं या कोई नंबर नहीं है? तकरीबन 6 कर ले तो ज्यादा बेहतर है। 6 ठीक है, 6 यानी कि 2 इससे कर लिए, 2 प्रीवियस एम्प्लॉय से कर लिया, यानी कि 2 मैनेजमेंट लेवल, मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट अगर कोई भी हो, कभी बॉस से करवा लिया, अपने मैनेजर से करवा लिया, तो 6 से अगर जितने ज्यादा हो ज्यादा उतना अच्छा है। लेकिन अगेन ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर के बाद हम दोबारा उसी पॉइंट पे आते हैं कि ये रिकमेंडेशन लेटर, जॉब ऑफर लेटर, यूनिवर्सिटी की बैचलर्स, ट्रांसक्रिप्ट, ये हर चीज जो है आपकी वेरीफाई होंगी। ठीक है, ये हर चीज A to Z वेरीफाई, बंदे यूनिवर्सिटी कॉल करी जाएगी, एम्प्लॉयज को कॉल करी जाएगी, हर चीज तुम बता रहे थे ना कि किसी बंदे की एक जगह कॉल करी है उन्होंने, तो इस चीज को आप हल्के में लीजिएगा, कहते हैं कि नहीं वो वेरीफाई नहीं होगा, ये हर चीज आपकी वेरीफाई होगी हर हाल में। जब आपकी चीजें क्राइटेरिया मेट करेंगे तो आपका I-140 जो है एक अप्रूवल की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गई सारी चेकलिस्ट, आपको क्या क्या करना है, एवरीथिंग, और इसका सब कुछ होने के बाद आपका 10 से 12 महीने का आपके जो टाइमिंग होते हैं वो हो गए पूरे। ठीक है, इसके बाद जो आप पूरा एक एनवेलप बनाएंगे सारे डॉक्यूमेंट के साथ, एक एड्रेस है यूएससीआईएस पे हम डाल देंगे कि कहाँ ये डॉक्यूमेंट पूरा पैकेट जाएगा। ये जो आज जो उनको पैकेट मिलेगा, तो उस जिस दिन उनके पास वो पैकेट मिलेगा, उस टाइम से आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक वो रिसीप्ट भेज देता सबसे पहले कि हमने रिसीव कर लिया है। प्रोसेस टाइम उस टाइम से स्टार्ट, जब उनको जिस दिन उनको डिलीवर होगा वो पैकेट, उस टाइम से उनका टाइम शुरू हो जाता है उनका। तो वो फ्रॉम दैट टाइम तो उनको वो मिला पैकेज टू जो भी है, तो वो 10 to 12 मंथ्स के अंदर वो फैसला करता है। आते आते जो है 2 हफ्ते महीना लग जाता है आराम से रिसिप्ट को आते आते कि हमें आपका केस मिल गया है। लेकिन क्राइटेरिया यही है कि जिस दिन उनको पैकेज डिलीवर होता है, आपका टाइम उस दिन से स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये है आपका स्टेप। और कहते हैं सबसे पहले अगेन दोबारा से इसको जाता है, आपको सबसे पहले इवैल्यूएशन करानी है। इवैल्यूएशन हो जाए तो आप जो I-140 भरना विद अदर सपोर्टिंग फॉर्म्स जो है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेल, ये आपका पहला स्टेप है। जब आपका ये सारी चीजें चली गई, यूएससीआई इसको एक्नॉलेज करेगी, आपको जो है एक नोटिस लेटर भेजेगी आपको। तो ये हो गया, फिर आपका केस स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे अगर लगा कि कितना आपको बीच में कोई मिसिंग है, तो आपको आएगी RFE। ठीक है, RFE जब जिस दिन आपको मिलेगी, आपका केस उस टाइम पे स्टॉप हो जाता है।
आप उस चीज को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते कि 10 से 12 महीने का टाइम चल रहा है। जब आपने आरएफई भेजी तो आपका केस वहां पे स्टॉप हो गया आपका। फिर वो 10-12 महीना आपके आरएफई के बाद कंटिन्यू होते हैं, वो टाइम बढ़ जाता है। जब आप आरएफई आएगी, आरएफई का आपके पास आई थिंक टाइम होता है सबमिट करने का 3 मंथ्स का आपको टाइम देते हैं वो, कि आप हमें रिस्पॉन्स करो। अगर आपका रिस्पॉन्स आ गया उसमें दोबारा वो कहते हैं आपकी कहते हैं वर्किंग शुरू हो जाएगी। अगर आपका 90 डेज के अंदर नहीं आया तो आपका डायरेक्ट केस रिफ्यूजल में चला जाएगा आपका। विद इन 90 डेज आपको हर चीज भेजनी है उनको। 90 डेज तो बहुत लंबा बोल दिया, 1 हफ्ते में ही भेज के खत्म करो कहानी। ठीक है, तो जैसे ही आपका कहते हैं केस अप्रूव हुआ तो आपका केस चला जाता है एनवीसी में। ओके, फिर एनवीसी अप्रूव करता है। एनवीसी पे चला गया, लेकिन एनवीसी के लिए आपको एक फॉर्म होता है DS-260, वो फिर ग्रीन कार्ड वाला जो होता है। क्योंकि जो USCIS है वो नोटिफाई कर देती है कि कहते हैं ये एलिजिबल है, इसका अप्रूव हो गया है। तो आप DS-260 करेंगे। आई थिंक उसकी हमारे टाइम पे $160 हुआ करती थी, अब मुझे नहीं पता कितनी इसकी फीस है। DS-260 के साथ आपको अगेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है। उसमें आपको मेरे ख्याल से वही सारी चीजें जो हमने I-140 में डाली थी, जरूरी नहीं है वही सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन DS-260 में जैसे आपका अगेन जो मेन डॉक्यूमेंट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका नाइकॉब या शनाख्ती कार्ड जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर सारे ही भेज दें जो हमने ऑलरेडी दिए में तो कोई मसला नहीं है। USCIS अलग है, NVC अलग है, ये आप याद रखिएगा, NVC और USCIS अलग अलग है। अब आपका केस जो है NVC है, I-140 ने आपका अप्रूव होकर बता दिया कि ये बंदा जो है एलिजिबल है, गो टू द नेक्स्ट स्टेप टू गेट द ग्रीन कार्ड प्रोसेस। ठीक है, वो आप सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर एनवीसी का क्या है, जब वो केस मिल जाएगा तो आपका जो सारा केस जो है आपका इंटरव्यू की क्यू में लग जाएगा। अब आपका ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है कि अभी जो है वेटिंग टाइम जो है आराम से 2 साल से ऊपर चल रहा है अभी इंटरव्यू का क्यू। यार ये इंटरव्यू का जो क्यू 2 साल से ऊपर है ना, ये हमारे इस्लामाबाद का टाइमलाइन है। ये अगर कहीं और कोई इंसान होगा ना तो वो उसकी एम्बेसी या काउंसलेट जो होगी वो उसका टाइमलाइन डिफरेंट होगा। हर जब एनवीसी अप्रूव करता है तो आगे जब वो आपके काउंसलेट में भेजता है, अभी क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं तो एनवीसी ने मुझे बोला कि हमने आपका अपनी तरफ से कर दिया पूरा, अब आप अपने काउंसलेट को रीच आउट करें। वो पाकिस्तान का ताल्लुक है उससे, और एनवीसी का कोई ताल्लुक है ना USCIS का कोई ताल्लुक है उससे। अब एनवीसी में जो है कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक्सपीडाइट नहीं होता, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। और ये मैं ट्राई कर चुका हूँ ईमेल करके, उन्होंने यही अच्छा वो एक कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें बताते हैं कि अभी करंटली इंटरव्यू वो कौन से वाले केसेस के ले रहे, तो वो मंथ बता देते हैं। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार आपने किस महीने साल में डाला है, तो अभी आपका केस में कितना टाइम है आने में। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है, उसमें कोई डिले नहीं है। अगर वो 2 साल में आपकी फाइल खोली नहीं है उन्होंने, पहले वो पहलों को निपटाते हैं फिर आपकी बारी आती है। लेकिन इसका आराम से बता दें, कहते हैं कोई हम आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आराम से इसका 2 साल से ऊपर ही लगेगा आराम से क्यू टाइम। एक बार I-40 अप्रूव हो गया ना, फिर आपका बस वेटिंग पीरियड है कि आपका नंबर कब आएगा इंटरव्यू के लिए। तो मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड आई थिंक अगर वो 1 साल भी लगा लेते हैं जो 10 महीने वाला, और 2 साल तो वो 3 साल का प्रोसेस है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, द मोमेंट आपका ये अप्रूव हुआ 3 साल के बाद, ये ग्रीन कार्ड है, ये F1 नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप ग्रीन कार्ड पे यहां आते हैं, आप F1 करते हैं ना, F1 के बाद एक लंबा प्रोसेस है ग्रीन कार्ड तक आने के लिए। उसके लिए लोग, खैर एक में अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए लोग मर जाते हैं मेहनत कर करके। आपको कोई एश्योरिटी नहीं होती ग्रीन कार्ड की। ये वाला आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा है, मतलब ये अगेन ये कोई स्टूडेंट वीजा नहीं है, ये वर्क वीजा नहीं है, ये ग्रीन कार्ड है। ये अभी इस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सिवाय एक बंदे ने मुझे कमेंट में लास्ट वीडियो में बोला कि NIW, और क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे थे तो हमें हुआ कि अभी यार इनको पता है लोगों को। और आगे मेरी मुजम्मिल और 2-3 लोगों से बात हुई तो उनका भी है कि नहीं यार ये एक प्रोग्राम है जो अभी सक्सेस स्टोरीज की बहुत ज्यादा है कि यार हर लोगों को मिल रहा है। तो इस पर जरा मेहनत करें, काम करें। बहरहाल इतना जो I-40 वाला जो है वो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका अप्रूवल हो जाएगा, तो अगर I-40 में हेल्प चाहिए तो मैं शयान का लगा दूंगा। अगेन ये पहले भी बोल चुके हैं कि हेल्प कर देंगे, असिस्ट कर देंगे देखने में, क्योंकि भर दिया ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन कॉल ना करेगा, रीच आउट नहीं करेगा, 2-3 दिन का टाइम देगा, हम खुद भी देख के आपकी हेल्प कर देंगे। आई थिंक ये अच्छा खासा NIW समझा दिया। आगे कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देगा, और अगर कोई ज्यादा कोई मेजर पार्ट होगा जो हमें लगेगा कि नहीं यार इसके ऊपर तो पूरी 30 मिनट्स की वीडियो बन सकती है, तो हम वीडियो में बता देंगे। छोटा मोटा सवाल होगा तो हम वो कमेंट्स में उसका जवाब दे देंगे। शयान को कल मैंने बता दिया कि कमेंट आके भाई जवाब दिया करो लोगों को। वो अलग जगह से जवाब दे रहे थे तो कमेंट पेस्ट नहीं हो रहे थे उसके, अब होंगे। कोई रीच आउट करना चाहे तो उसमें भी कर सकता है। फोन कहते हैं कॉल्स हर वक्त हम अवेलेबल नहीं होते, कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करो। हाँ। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है,
आई थिंक हो गया, आज के लिए काफी हो गया। हम आपसे मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो मैंने फिलहाल स्किल्स और आईटी के रिलेटेड सोची हुई है, तो इंशाल्लाह उधर आपको अलग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी के लिए हो गया भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।